हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं एपी में वो है nth टर्म ऑफ एपी, कि किसी भी एपी की nth टर्म कैसे निकाली जाए। क्या है nth टर्म, एक बार देखते हैं। देखो, एपी आप लोगों को समझाया था, जैसे कोई सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4, इस तरीके से आपको कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है, तो हम कब कहते हैं कि ये लिस्ट जो है वो एक एपी है? जब इन सब के डिफरेंस जो हैं वो बराबर हो, है ना। यानी कि जो A2 माइनस A1 है, जो A3 माइनस A2 है और जो A4 माइनस A3 है, ये सब बराबर हो, ये सारे डिफरेंस बराबर हो, जिसे हम कहते हैं डी, कॉमन डिफरेंस। यही है ना, यही होता है एपी। ठीक है। अब भाई मान लो जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए लिख देते हैं, जो हमारी पहली टर्म है उसको हम ए लिख देते हैं। हमने देखा A2 माइनस A1 किसके इक्वल है? डी के इक्वल है। A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू डी। यहाँ पे A1 देखो क्या है, A है, तो ये A लिख देंगे हम इस A1 की जगह, तो हमें क्या मिलेगा? A2 माइनस A इज इक्वल्स टू डी। करेक्ट है। अब ये A इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो हमें A2 की वैल्यू क्या मिल गई? A प्लस डी। सही है ना। जो सेकंड टर्म है वो क्या मिल गई? A प्लस डी। फर्स्ट टर्म तो A है ही। ठीक है, इनको मार्क करते चलते हैं। क्या होने वाला है अभी दिखेगा, ज़रा देखते जाओ बस चुपचाप, क्या हो रहा है आराम से तसल्ली से समझते जाओ। अब ये देखते हैं, देखो A3 माइनस A2 भी क्या है? डी के इक्वल है ना। A3 माइनस A2, ये कलर कैसे चेंज हो गया अपने आप? A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू डी। अभी जो A2 है ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A2 प्लस डी। सही है ना। ये A2 इधर आके ऐड हो गया। A2 की वैल्यू ये निकाली हुई है, इसको यहाँ पे रख दो आप। ये है ना A2 की वैल्यू, इसको यहाँ पे रख दो। क्या हो जाएगा भाई? ये आ जाएगा A3 इक्वल्स टू A प्लस डी प्लस डी। दिख गया ना क्या हो रहा है? इस A2 की जगह हमने A प्लस डी लिख दिया, और ये एक डी तो ऑलरेडी था ही, तो ये क्या हो जाएगा अब? A प्लस टू डी। तो हमें दिखा A3 क्या है? A प्लस टू डी। तो देखो, इन तीन से ही आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्या रहा है, और करने की ज़रूरत नहीं है आगे। कि पहली टर्म A थी, दूसरी टर्म में क्या हुआ? एक D ऐड हो गया, तीसरी टर्म में क्या हुआ? एक D और ऐड हो गया। देखो इसमें अगर हम एक D और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2D। यानी D ऐड हुए जा रहा है, वही जो डिफरेंस है वो ऐड हो रहा है ना। तो हमें क्या पता चला? कुल मिला के हमें पता क्या चला भाइयों? हमें पता चला भैया, जो फर्स्ट टर्म है वो A है। सेकंड टर्म के लिए क्या हुआ? फर्स्ट टर्म में D ऐड हो गया, A प्लस डी आ गई। थर्ड टर्म में क्या हुआ? फिर एक D और ऐड हो गया, वो A प्लस टू डी आ गई। फोर्थ टर्म में क्या हुआ? एक D और ऐड हो जाएगा, तो A प्लस थ्री डी हो जाएगा। इस तरीके से D ऐड होता चला जाएगा। तो यही है हमारी nth टर्म, है ना। जैसे थर्ड टर्म आपको दिख रहा है A प्लस टू डी है, फोर्थ टर्म A प्लस थ्री डी है। ऐसे आप कोई भी टर्म लिख सकते हो। आपसे किसी ने पूछा फिफ्थ टर्म क्या है, तो इसमें एक D और ऐड हो जाएगा, है ना, तो वो A प्लस फोर डी हो जाएगी। तो अब ये थोड़ी हम ऐसे ऐड करते जाएंगे। किसी ने हमसे डायरेक्ट पूछ लिया कि भैया 10th टर्म क्या है, तो हम बीच वाली सारी टर्म्स थोड़ी निकालेंगे। देखो हमें दिख रहा है फर्स्ट टर्म तो A थी, सेकंड टर्म से D इंट्रोड्यूस हुआ है ना। हमारी ज़िंदगी में जो D आया है वो सेकंड टर्म से आया है, और फिर एक एक D आता चला गया। सेकंड टर्म में एक D है, थर्ड टर्म में दो D हैं, फोर्थ में तीन D है, फिफ्थ में फोर D है ना। मतलब जो भी नंबर ऑफ टर्म है उससे एक कम D है उसमें, है ना। तो जैसे 10th है तो उसमें 9D होंगे, है ना, तो A प्लस 9D हो जाएगी। तो डायरेक्ट हम 10th टर्म बता सकते हैं। ऐसी चाहे तो हम कोई भी टर्म बता सकते हैं, जैसे हमें 50वीं टर्म बतानी हो तो बताया ना। देखो 2 था तो एक D, 5 था तो 4D, 10 था तो 9D, है ना, एक कम है। तो जब 50वीं टर्म होगी तो क्या होगा? A प्लस 49D। तो अगर हमें किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम उसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं इस तरीके से। जैसे किसी एपी की हमें 100th टर्म निकालनी हो कि उसमें 100th पोजीशन पे क्या लिखा है,
तो सीधा हम उसको क्या कर सकते हैं, a प्लस कितने d आएंगे, एक कम, 100 से एक कम है ना, 99d आ जाएंगे। सिंपल, कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। अब इसी के लिए बुक में इन्होंने फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला क्या, जिस बच्चे को ये बात समझ आ गई है उसको तो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं, कि भैया कोई भी nth टर्म निकालनी है तो a में क्या करो, कितने d ऐड कर दो, जो नंबर यहाँ लिखा है उससे एक कम d है ना। 100 लिखा था तो 99d, 50 लिखा था तो 49d, n लिखा है तो n से एक कम होगा ना, n से एक कम मतलब n-1 d। ये फॉर्मूला बना दिया NCERT वालों ने आपके लिए कि इसको याद कर लो। जिस बच्चे को ये लॉजिक सारा समझ आ गया उसको तो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट NCERT ने बना रखा है तो भाई याद कर लो, है ना। जिसको समझ आ गया वो तो बिना फॉर्मूले के कोई भी टर्म लिख देगा कि भैया किसी को लिखनी है 55th टर्म, तो क्या होगी, सीधा a प्लस 55 में से एक कम है ना, 54d। सिंपल है, यही फॉर्मूला तो लग रहा है। देखो आप कोई भी देख लो, n की जगह देखो आप 100 को देखो, n अगर 100 है तो n-1 99 ही तो होगा, यही फॉर्मूला है ना। तो यही है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। कोई भी टर्म निकालनी हो इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। बस आपको पता होना चाहिए इस फॉर्मूले में जो चीज़ें लिखी हैं सब क्या है। यहाँ पे a क्या है भाइयों, a1 लिख दिया, वेयर लिखते हैं, ठीक है ना। a क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म ऑफ AP। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो अगर हमें किसी भी AP का a और d यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम उसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं एकदम से ही। ये नहीं है कि सारी निकालनी पड़ेगी, सीधा हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। 1000वीं टर्म भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 1000वीं टर्म निकालनी है तो n हो गया ना 1000, तो फॉर्मूला क्या है, पहले a लिखो फिर n-1, तो 1000-1 कितना हो जाएगा, 999 इंटू d, है ना। बस a और d अगर पता होंगे तो यहाँ पुट करूँगा, 1000वीं टर्म डायरेक्ट पता लग जाएगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन करते करते और क्लियर हो जाएगा, अभी एग्जांपल करेंगे तो। ठीक है, तो भाइयों इसको नोट कर लो, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं मित्रों। इसको नोट करो सारे को, वीडियो पॉज करके, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो क्वेश्चंस की ओर। मैं चलता हूँ, ठीक है ना, वीडियो लंबी थोड़ी करूँगा, मुझे क्या पता आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आप वीडियो पॉज करके लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, NCERT का 3rd एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है, 10th टर्म निकालो AP की, 10th टर्म है ना। तो भैया कोई भी टर्म निकालनी है, सबसे पहले AP के हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपने 2 काम करने हैं, फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है वो लिख लेने हैं, ठीक है। A मतलब फर्स्ट टर्म, D मतलब कॉमन डिफरेंस, ये सबसे पहले आपने लिखने हैं। तो A क्या है यहाँ पे, जो फर्स्ट टर्म है यानी 2, और D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 7 - 2 कितना आ गया, 5। जब आपको A और D पता लग गए, अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अब हमें निकालनी है 10th टर्म, है ना। 10th टर्म आपको बताया था, कोई भी टर्म निकालनी हो क्या करेंगे, A प्लस यहाँ पे D लिखेंगे, और D का कोफिशिएंट क्या होगा, जो भी यहाँ पे नंबर है उसमें से एक कम, है ना। तो कितना आ जाएगा, 9D। 10th टर्म क्या होगी, A प्लस 9D। आप चाहो तो देखो ना, इस फॉर्मूले से ही निकल जाता है भाई। AN क्या होता है, A प्लस n-1D। आप ढंग से देखो तो हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे। A लिखा है एज इट इज़, है ना। n की जगह क्या लिखा था, यहाँ पे 10 लिखा था, तो हमें यहाँ पे n-1 लिखना था। तो 10 - 1 9 ही तो होगा, और D एज इट इज़, ठीक है ना। लग गया फॉर्मूला, A पता है, D पता है, पुट कर दो, ख़त्म। तो A की जगह क्या लिख दिया भाई, 2, D की जगह 5, तो ये आ गया 47। हमारी 10th टर्म निकल गई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये एक AP गिवन है, तो -81 इसकी कौन सी टर्म है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले यहीं तक देखते हैं। ये कह रहा है ये एक AP है, तो -81 इसकी कौन सी टर्म है, यानी कि कौन से नंबर पे -81 आएगा, हमें ये बताना है। जैसे पहले नंबर पे 21 लिखा है, फर्स्ट टर्म क्या है 21, सेकंड है 18, थर्ड है 15। तो आपको दिख रहा होगा माइनस हो रहा है ना, 3 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, ऐसे ऐसे करके नंबर माइनस हुए जा रहे हैं। तो कभी ना कभी तो -81 आएगा। तो वो यही पूछ रहा है कौन से नंबर पे आएगा, कौन सी टर्म है ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम मान लेते हैं कि nth पोजीशन पे है,
ये nth पोजीशन पे है, nth टर्म है एपी की, क्या है nth टर्म, ऐसा मान लेते हैं हम। और इस एपी को देख के हम ए और डी तो लिख ही सकते हैं। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म कितनी है 21। डी क्या होता है भाई, डी कैसे निकलता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 18 माइनस 21 यानी -3। nth टर्म हमने इसको एज्यूम किया है। अब nth टर्म का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, करेक्ट है ना। nth टर्म हमें ये दे रखी, एज्यूम करिए हमने, है ना, -81। फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है 21, तो a की जगह हम 21 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखना है n-1, तो n तो हमें पता ही नहीं है, वही तो हमें बताना है कि कौन से नंबर पे ये लिखा है ना, n हमें नहीं पता, तो इसको एज इट इज रख देंगे। और d क्या है कॉमन डिफरेंस जो कि -3 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, देखो ये 21 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -81 माइनस 21 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3, करेक्ट है। ये ऐड हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा -105। अब आपको पता है ये -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -3 इधर आके डिवाइड हो गया n-1, तो हमने देखा ये माइनस और माइनस कट गया, 3 से ये भी कट जाएगा है ना, 1 ऊपर आ जाएगा कितना 35। अब ये वाला -1 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 35 में 1 ऐड करेंगे तो n आ गया 36। तो हमें क्या पता चला n 36 है, यानी इस एपी में 36th पोजीशन पे -81 लिखा होगा। -81 कौन सी टर्म है 36th टर्म, ऐसे आप लिख सकते हो। हेंस -81 इज 36th टर्म ऑफ द गिवन एपी, ठीक है। ये तो हो गया इसका एक पार्ट सॉल्व। आगे क्या पूछ रहा है ये, ऑल्सो इज एनी टर्म ज़ीरो, क्या इस एपी की कभी कोई टर्म ज़ीरो होगी, मतलब इस एपी में आगे जाते जाते कहीं पे क्या हमें कोई ज़ीरो मिलेगा, मिल सकता है, क्योंकि देखो माइनस कर रहे हैं, 21 में से 3 माइनस किया, फिर 18 में से 3 माइनस किया, है ना, ज़ीरो की तरफ तो जा ही रहे हैं हम, तो ज़ीरो मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, इस एपी में ज़ीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कैसे चेक करेंगे, वही पहले हम मान लेंगे कि इस एपी में ज़ीरो है, ठीक है, किसी नंबर पे वो ज़ीरो है, तो ऐसा हम मान लेंगे कि ये mth टर्म है ना, जैसे nth एज्यूम किया था ऐसे mth लिख लो, कुछ भी लिख लो, क्या जा रहा है, हमने मान लिया mth टर्म ज़ीरो है। अब हम m निकालेंगे। अब देखो नंबर ऑफ टर्म जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 ऐसे होता है ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 3.5 हो जाए नंबर ऑफ टर्म, नहीं हो सकता ना भाई। एक लाइन में अगर आप लोगों को खड़ा करोगे तो पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, ऐसे ही चलते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता ना किसी की पोजीशन 3.5 हो 3.3 हो, पोजीशन हमेशा नेचुरल नंबर में होती है, तो ये m जो है नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो हमने मान लिया कि ज़ीरो जो है वो mth पोजीशन पे है, यानी mth टर्म है। अब जैसे मैंने यहाँ पे n निकाला था वैसे ही मैं यहाँ पे m निकालूंगा। अगर तो m नेचुरल नंबर आ गया तो इसका मतलब ज़ीरो इस एपी में लाई करेगा, किस नंबर पे लाई करेगा, m निकल ही जाएगा, पता लग जाएगा, है ना। अगर m नेचुरल नंबर नहीं आया, डेसिमल में आ गई m की वैल्यू या नेगेटिव नंबर आ गई, तो हम कहेंगे ज़ीरो इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एपी, यानी ज़ीरो इसमें लाई नहीं कर रहा, ठीक है। निकालते हैं हम, ये है ना an का फॉर्मूला, यही लगा देते हैं यहाँ पे, n की जगह m ही तो लिखना है बस, क्या हो जाएगा a प्लस m-1d, करेक्ट है। a हमें पहले से ही पता है कितना है 21, लिख दो यहाँ पे a की जगह, m हमें निकालना है, d हमें पता है -3 है, ठीक है ना, तो ये m-1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू, ये जो 21 है ये उधर जाके माइनस हो गया, -21। अब ये -3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो m-1 ये -21 अपॉन -3, ठीक है। इसको हमने भैया माइनस माइनस काट दिए, 3 से इससे काट दिया, 7 आ गया, m-1 इक्वल्स टू 7, m आ गया 8, है ना। अब m की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आई है ना, 8th पोजीशन पे होगा ज़ीरो, इसका मतलब ज़ीरो इस एपी में होगा और कौन से नंबर पे होगा 8th पोजीशन पे, ठीक है। हेंस ज़ीरो इज 8th टर्म ऑफ द गिवन एपी। समझ आ गया ना भाई।
कभी भी चेक करना हो कि कोई नंबर जो है वो इस एपी में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऐसे उसको mth या nth टर्म कुछ भी एज्यूम कर लो। मैंने m इसलिए लिखा था ना इसी क्वेश्चन में, nth तो मैंने इसको लिया था, सेम लेता तो अजीब लगता, इसलिए अलग अलग लिख लिया। आप कुछ भी लिख सकते हो, m p n जो मन करे। तो ऐसे मान लो कि ये किसी पोजीशन पे है, फिर वो नंबर निकाल लो m या n जो भी है। अगर वो नेचुरल नंबर आ गया तो सही है, ये इस एपी का पार्ट है। नहीं आया मतलब m की वैल्यू मान लो ऐसे आ जाती 7.2, 7.3, फ्रैक्शन में आ जाती है ना, 8/3 ऐसे कुछ आती, या नेगेटिव आ जाती, तो हम कहते हैं कि ज़ीरो इस एपी में लाए नहीं कर रहा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड सेवन्थ टर्म इज़ 9। एक एपी फाइंड करनी है जिसकी थर्ड टर्म 5 है, सेवन्थ टर्म 9 है। ठीक है, चलो तो आपको क्या गिवन है भाई, थर्ड टर्म 5 और क्या गिवन है आपको, सेवन्थ टर्म जो है 9। ठीक है ना, थर्ड टर्म इज़ 5, सेवन्थ टर्म इज़ 9। अब थर्ड टर्म क्या होगी मेरे भाइयों, थर्ड टर्म होगी a + 2d होगी ना, पता है ना, n-1 आता है यहाँ पे है ना, 3 - 1। फॉर्मूला तो पता ही है ना भाई, फॉर्मूले से कर लो चाहे डायरेक्ट कर लो, आपको पता ही है। जैसे सेवन्थ टर्म है तो कितने d आएंगे, 6d आएंगे है ना, a + 6d। जिसको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा वो फॉर्मूला देख लो ये भाई, आप देख लो चाहे इधर देख लो चाहे इधर, दोनों जगह यही फॉर्मूला लगा है। फॉर्मूले में a तो लिखना ही है तो दोनों जगह a लिखा है, d भी लिखना है तो दोनों जगह d भी लिखा है। d के साथ जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, n-1। यहाँ पे जो नंबर लिखा है उससे एक कम, तो 3 लिखा है तो 2d, 7 लिखा है तो 6d, सिंपल। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करके हम a और d निकाल सकते हैं, है ना। एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है आपने थर्ड चैप्टर में, अप्लाई कर दो। ठीक है ना, इनको अप्लाई कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं भैया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन है a + 2d = 5, सेकेंड है a + 6d = 9। माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो देखो a और a तो कट ही जाएगा, कट जाएगा ना a और a। 2d में से 6d माइनस करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, -4d। और 5 में से 9 माइनस करेंगे तो -4। अब ये -4 जो इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो कट जाएगा है ना, तो d मिल गया अपने को 1 मिल गया। अब d की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में, आपको a मिल जाएगा। करेक्ट है ना, कहीं भी पुट कर दो। क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 ले लेते हैं भाई, पुट d = 1 इन इक्वेशन 1। 1 में पुट कर दो, 2 में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इसमें हमने 1 पुट कर दिया तो a d की जगह लिखा 1, 5, तो a + 2 = 5, a आ गया 5 - 2 यानी 3, a निकल गया। चलो a पता है, d पता है। अब जब a और d पता है तो भैया फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी एपी का a और d पता हो तो कुछ भी किया जा सकता है। इसने कहा है AP लिखो, क्या लिखो, AP। तो AP लिखने में कोई मंत्र थोड़ी पढ़ने हैं। सबसे पहले पहली टर्म आएगी है ना, पहली टर्म क्या है, 3 है भैया, क्या है 3। फिर हमें d पता है, बस अब d ऐड करते जाओ। पहली टर्म में d ऐड करो, 3 में 1 ऐड करोगे क्या आएगा 4, आपको अगली टर्म मिल गई। फिर अब इस टर्म में d ऐड कर दोगे अगली टर्म मिल जाएगी। अब 4 में 1 ऐड कर दो है ना, 5 आ गया। मतलब आप इसमें d ऐड करते जाओ, आपको अगली टर्म मिलती जाएगी। अब 5 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो इस तरीके से ये हमारी AP बन गई। ठीक है, अब कितनी टर्म्स लिखनी है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। भैया 3 लिखो मिनिमम। ठीक है, 3 तो लिखनी ही है, 3 नहीं लिखोगे तो वो सीक्वेंस मानी नहीं जाएगी, वैलिड है। मिनिमम 3 लिखनी है, 3, 4, 5 आप जितनी भी लिख दो उसका कोई नंबर नहीं काटता। 3 तो लिखनी है, बस ये ध्यान रखना। कितना भी आपको आलस आ रहा हो 3 तो लिखना ही, उससे ज़्यादा मन करे तो एक आधी और लिख देना। ठीक है, बस ख़त्म, ऐसे छोड़ देंगे, हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें चेक करना है कि 301 जो है वो इस लिस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले तो भैया फॉर्मूले तभी लगेंगे जब ये AP हो,
ए पी कब होगी, जब इनके डिफरेंस बराबर हो। तो ये तो अब आप मुँह ज़बानी देख सकते हो, देखो इनका डिफरेंस क्या है, 6 है, इनका डिफरेंस भी 6 है, इनका डिफरेंस भी 6 है, यानी 6 ऐड हो रहा है ना, 6 ऐड हुए जा रहा है और नई टर्म आ रही है, तो ये ए पी है। हमारा डिफरेंस हमें दिख रहा है 6 है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे कि भैया फर्स्ट टर्म हमें दिख रही है 5 है और कॉमन डिफरेंस हमें दिख रहा है 6 है। नहीं तो आप निकाल के देख सकते हो, 11 - 5 6 आ गया। तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है और हमें ये भी पता है ये एक ए पी है। अब ए पी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है nth टर्म वाला, वो इसमें एप्लीकेबल है। भाई ए पी का फॉर्मूला है ना, ए पी में ही तो एप्लीकेबल होगा, अगर ये ए पी नहीं होती तो एप्लीकेबल कैसे होता। अब हमें चेक करना है 301 क्या इसमें कभी आएगा किसी नंबर पे, तो लेट कर लेते हैं ना क्या कि nth पोजीशन पे 301 आएगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ऐसा कि किसी nth पोजीशन पे 301 है। अब हम सॉल्व करके n निकाल लेंगे। अगर तो n नेचुरल नंबर आ गया तो 301 इस लिस्ट में आएगा। अगर n नेचुरल नंबर नहीं आया, यानी फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में आ गया, नेगेटिव आ गया, तो 301 नहीं आएगा, सिंपल है। अब ए एन का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, a + n - 1d, करेक्ट है ना। तो a क्या है मेरे भाइयों, 5, n हमें निकालना है, d हमें पता है कितना है, डिफरेंस 6 है, = 301। तो ये आ गया 5, ये हम ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करती है अंदर, 6n - 6, ये 301, ये 5 - 6 करेंगे तो -1 आ जाएगा, 6n - 1 = 301। 6n कितना हो गया भैया, ये 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 302। अब ये 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट है। तो n आ गया 302/6। इनको काट के देख लेते हैं, 2 से कट रहा है, ये 151 आ गया है, 3 आ गया। अब क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, है ना, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, डेसिमल में वैल्यू आएगी। आपने निकालनी है, आप निकाल सकते हो। देखो n की वैल्यू आप निकालोगे तो ये, इसको काटूँ अगर मैं 151/3 को, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50.33 है ना, इस तरीके से आ रही है। तो n की वैल्यू जो आ रही है वो प्रॉपर नेचुरल नंबर नहीं आ रही, डेसिमल में आ रही है ना। तो यानी 301 इस लिस्ट में लाए नहीं करेगा, लिख देंगे हम, सिंस n इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, n इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है तो भैया इट इम्प्लाइज 301 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP, ठीक है, खत्म। ध्यान रखना है भाई इस बात का। नेचुरल नंबर तो पता है ना क्या होता है, कुछ बच्चों को नेचुरल नंबर ही नहीं पता। अरे भाई 1 2 3 ये सब नेचुरल नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हमेशा नेचुरल नंबर में गिना जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स को हमेशा नेचुरल नंबर में गिना जाता है, ठीक है ना। या तो 2 लोग होते हैं या तो 3 लोग होते हैं, 2.5 लोग क्या होता है, 2.5 नहीं होता कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कितने 2 डिजिट के नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं, ये हमें बताना है। अब गिन के थोड़ी बताएंगे, गिनना नहीं है, AP के थ्रू बता सकते हैं हम। कैसे, बात हो रही है 2 डिजिट नंबर की जो 3 से डिविजिबल है। तो पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो 3 से डिविजिबल होता है, 12 है, सबको पता है। अगला क्या होगा, 15 होगा, अगला 18 होगा, और लास्ट 2 डिजिट का कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होता है, 99, है ना। तो हमें पता है ये 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। अब हमें बताना है ये कितने नंबर्स हैं, तो गिन के नहीं बताना है आपने, AP का कंसेप्ट यूज़ करना है। AP है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई, इनका डिफरेंस 3 है, इनका डिफरेंस भी 3 है, 3 3 बढ़ रहे हैं नंबर, है ना, डिफरेंस सेम है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो अपनी हो गई 12, कॉमन डिफरेंस हो गया 3, और हम मान लेते हैं कि ये nth पोजीशन पे लिखा है, nth पोजीशन, ठीक है, ये nth पोजीशन पे लिखा है, ऐसा हमने मान लिया। हमें नहीं पता है कौन से नंबर पे लिखा है, अगर हमें पता लग गया है कौन से नंबर पे लिखा है तो उतनी ही टर्म्स होंगी, टोटल उतने ही नंबर है, बस ये n निकालना है। अब nth टर्म का फॉर्मूला तो पता ही है ना क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d, है ना। a कितना है, 12 है,
n नहीं पता, d पता है कितना है, 3 है, सही है ना भाई। तो ये 12 + 3n - 3 = 99। 12 - 3 कितना होता है मेरे भाइयों, 9 होता है। 3n + 9 = 99। ये 9 इधर आके माइनस हो गया, तो 3n = 90। अब इसको 3 को इधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, है ना। n की वैल्यू आ गई 30। तो हमें पता लग गया ये टोटल कितने नंबर्स हैं, 30 नंबर्स हैं। कहानी ख़त्म, इजी। टोटल कितने नंबर हैं मेरे भाइयों, 30। अब ये तो इसको करने का तरीका हो गया पेपर में। अब पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं कई बार, क्या पता पेपर ऑब्जेक्टिव हो जाए, या आप कभी कल को कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, तो इस क्वेश्चन को बिना इस मेथड के भी आप कर सकते थे फटाफट। देखो कैसे, आपको बताना है कितने 2 डिजिट के नंबर है जो 3 से डिविजिबल हैं। बहुत ही आसान है। देखो 2 डिजिट का लास्ट नंबर हमें पता है 99 होता है। क्या होता है, 99। इसको 3 से डिवाइड कर लो। इसको आपने 3 से डिवाइड किया, आपको पता है कितना आ जाएगा, 9, है ना। फिर 9, तो ये ख़त्म। तो हमको जो कोशेंट मिला है वो कितना मिला है, 33। ऐसे ही होता है ना, 33। यानी इससे क्या पता चला कि 99 तक टोटल 33 ऐसे मल्टीपल्स हैं 3 के। 99 तक टोटल कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है, 33। लेकिन उसमें से 3 नंबर तो 1 डिजिट के हैं। कौन कौन सा, एक 3, एक 6 और एक 9। 99 तक टोटल जो 3 के मल्टीपल थे वो 33 थे, जिसमें से 3 मल्टीपल 1 डिजिट के थे। ये हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो 33 में से 3 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 30। वही आ रहा है ना, ये शॉर्टकट हो गया इसको करने का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। पीछे से 11th टर्म निकालनी है। अब पीछे से गिनेंगे हम 11th टर्म, है ना। आगे से तो पता नहीं वो कौन से नंबर पे होगी। भाई मान लो टोटल 50 टर्म्स हैं, कितनी है, 50 टर्म्स। ऐसे A1, A2, A3 अप टू A50। तो पीछे से जो 11वीं टर्म होगी वो आगे से 11वीं टर्म थोड़ी होगी, ऐसा तो नहीं है ना। पर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ये AN वाला, ये कब लगाते हैं हम, जब हम आगे से निकाल रहे होते हैं, आगे से कोई पर्टिकुलर टर्म निकालते हैं। तो इसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको पीछे से निकालनी है ना। इस AP को उल्टा करके लिख दो, आप AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। क्या करो, बस कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, बस ख़त्म कहानी। ठीक है, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 3 3 माइनस हो रहा है ना। क्या हो रहा है, इसमें से 3 कम हुआ है, इसमें से 3 कम हुआ है, ऐसे हो रहा है। तो ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको आप पहला नंबर लिख दो, -62। इससे पहले कौन सा नंबर रहा होगा, खुद सोचो आप। आपको दिख रहा है ये 3 माइनस कर रहा हूँ, तो जब पीछे से आएंगे तो 3 प्लस करेंगे, क्योंकि आगे से क्या हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है ना। देखो ना, 10 से 7 की तरफ गया तो 3 माइनस हुआ, वापस 7 से 10 पे आना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं पीछे से चलूँगा तो 3 प्लस करूँगा, तो इसमें 3 प्लस करूँगा, क्या मिलेगा, -62 में अगर आप 3 प्लस करोगे तो -59 मिलेगा ना। फिर आप इसमें भी 3 प्लस कर दो, -59 में 3 प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, -56। सही है ना। हम उल्टा चल रहे हैं इसमें, उल्टा चलेंगे तो एक दिन वापस कहाँ पहुँच जाएंगे, 10 पे आ जाएंगे कि नहीं। ऐसे करते करते आ जाएंगे 10 पे। तो ये हमने इस वाली AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब एक ये नई AP मिल गई, बस अब इस AP की 11th टर्म निकाल दो। इसकी आप फर्स्ट से 11th टर्म निकालोगे तो वो अपने आप इसकी पीछे से 11th हो जाएगी ना। कॉमन सेंस है कि नहीं। इस AP की 11th टर्म निकाल दो बस। तो भैया इस AP की फर्स्ट टर्म क्या है, इस वाली AP की फर्स्ट टर्म -62। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, बताया तो था, 3 ऐड हो रहा है ना। निकालना है तो दोबारा निकाल के भी देख सकते हो। -59, इसमें से माइनस कर दिया -62 को, तो -59 + 62 कितना आ गया, 3। यहाँ से भी आप बता सकते थे ना। देखो इसका डिफरेंस कितना है, 7 - 10 कितना है, -3। इस वाली AP का कॉमन डिफरेंस था -3। तो जब मैं इसको उल्टा करके लिखूंगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो अब मेरे को क्या निकालना है, 11th टर्म। 11th टर्म क्या होगी भैया, A + 10D, है ना। 11 है तो 10D होगा, ख़त्म। A कितना है भाई, -62। D कितना है, 3। सॉल्व कर लो, -62 + 30, आंसर इज़ -32। सही है। तो यानी इस AP की तो आगे से 11वीं टर्म,
इस एपी की यहाँ से 11th टर्म क्या होगी -32, पर क्वेश्चन में ये एपी थी तो इसकी पीछे से 11th टर्म क्या हो जाएगी -32। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड टर्म। समझ गया ना क्या किया हमने, कि जो क्वेश्चन था उस एपी को उल्टा करके लिख दिया, उल्टा करके लिखा तो इस एपी की 11वीं टर्म निकाल ली हमने। ऑब्वियस है जो इस एपी की आगे से 11वीं टर्म होगी जो हमें 11th पोजीशन पे मिलेगा वो इस एपी में पीछे से 11th पोजीशन पे मिलेगा। मिल गया, वही चीज़ तो मिलेगी। तो आंसर क्या हो गया -32। खत्म। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, आपने 1000 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट किया, आपको 8% जो है इंटरेस्ट रेट मिल रहा है पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। पहले तो यहाँ तक बात करते हैं, इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे पहले इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। भाई पहले साल के एंड में इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है ना भाई, क्या होता है PRT, है ना, पढ़ा होगा। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं PRT, कुछ बच्चे लिखते हैं R/100 लिख देते हैं। तो वो तो वैसे भी 8% है तो अपॉन तो 100 आएगा ही ना। तो प्रिंसिपल कितना है भाई 1000, ठीक है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% यानी 8/100 इनटू टाइम कितना हो गया भैया, फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहा हूँ तो 1 साल हुआ। तो ये कितना आ गया मेरे भाइयों 80 आ गया है ना, 80 रुपीज़। तो पहले साल के एंड में जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है 80 रुपीज़। सिमिलरली अगर मैं इंटरेस्ट निकालूँ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर तो सेम ही फॉर्मूला लगेगा, बस टाइम कितना हो जाएगा इस बार 2 साल हो जाएगा। तो 1000 इंटू 8/100 इंटू 2 तो ये आ रहा है 160। सही है ना, ये कट गया ना इससे। ऐसे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर निकाल लो तो वो क्या बन जाएगा भैया 1000 8/100। इस बार 3 साल की बात हो रही है तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया भैया 240 रुपीज़, है ना। अब ये कितने साल का निकालना है, पागल ही हो जाएगा बंदा, है ना। अगर आप ध्यान से देखो, आपका पहले साल में इंटरेस्ट बना 80, दूसरे में बना 160, तीसरे में बना 240। अगर आप ध्यान से देखो क्या ये एक AP नहीं बन रही, देखो इनका डिफरेंस क्या है, A2 माइनस A1 जो है आपको दिख रहा है 80 आ रहा है, A2 माइनस A1 कितना आ रहा है 80, है ना, इनका डिफरेंस 80 है। ऐसे ही आपका A3 माइनस A2 भी क्या आ रहा है, A3 माइनस A2 भी 80 आ रहा है, इनका डिफरेंस भी 80 है। डिफरेंस बराबर है तो AP तो बन रही है। वो यही पूछ रहा था क्या ये इंटरेस्ट एक AP बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। चलो बढ़िया बात हो गई, AP तो बना रहे हैं। अब क्या पूछ रहा है आगे, इफ़ सो अगर AP बना रहे हैं फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। सीधा हमें बताना है A30, ठीक है, आफ्टर 30 ईयर्स। तो वो तो हम AP से ही बता सकते हैं। A30 कैसे निकालते हैं, A + 29D, है ना। A हमें पता है फर्स्ट टर्म 80, 29, D भी हमें पता है जो कॉमन डिफरेंस है कितना है वो भी 80 है। सही है ना, चाहे तो 80 कॉमन ले लो। देखो 29 को 80 से मल्टीप्लाई करने में बच्चों को दिक्कत होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादातर बच्चों को पता होती है, पर कुछ मेरे मासूम बच्चे हैं, भोले बच्चे जो कैलकुलेशन में टाइम ख़राब करते हैं। इन दोनों में से 80 कॉमन ले लो आप, अंदर क्या रह जाएगा 1 + 29। अब ऐड करना आसान हो जाएगा ना, 80 × 30। अब कोई भी मल्टीप्लाई कर लेगा इसको। तो यानी भैया 30 साल बाद उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इतना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ फ्लावर बेड देर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। पहली रो में 23 प्लांट्स हैं, दूसरी रो में 21 प्लांट्स हैं, तीसरी रो में 19 प्लांट्स हैं। ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। और लास्ट रो में 5 प्लांट्स हैं, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, कि भैया इस तरीके से उसने प्लांट्स लगाए हुए हैं कि पहली रो में ऐसे करके कुछ 23 प्लांट्स लगे हुए हैं, फिर अगली रो में उससे कम प्लांट्स हैं, इस तरीके से लगे हुए ना,
फिर अगली रो में कम है, तो ऐसे कम हुए जा रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने प्लांट्स लगा रखे हैं। पहली रो में 23, दूसरी में 21, तीसरी में 19 करते करते लास्ट रो में सिर्फ 5 प्लांट्स हैं। अब हमें बताना है टोटल कितनी रोज़ हैं। सिंपल है, देखो क्या ये एक AP है? बिल्कुल है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 कम हो रहा है ना, कॉमन डिफरेंस -2 है। तो क्योंकि AP है तो AP के फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं भैया। फर्स्ट टर्म क्या है? 23, कॉमन डिफरेंस क्या है? 21 - 23, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी -2। इसको हम मान लेते हैं कि ये nth टर्म है ना, nth पोजीशन पे लिखा हुआ है। फिर हम अगर n निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कितनी टर्म्स हैं, जितनी टर्म्स उतनी रोज़। nth टर्म का फॉर्मूला पता ही है हमें क्या होता है, a + n - 1d। अब a पता है कितना है? 23। n नहीं पता, वही निकालना है। और d पता है कितना है? कहाँ है d भैया? -2 है, = 5। करेक्ट है। ये ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, तो 23 - 2n + 2 = 5। इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, 25 हो जाएगा, -2n = 5। ठीक है, ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2n उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 25 - 5 = 2n, तो 20 = 2n। ठीक है ना, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हमें n की वैल्यू मिल गई 10। तो भैया टोटल मतलब 10 टर्म्स हैं इसमें, 10 टर्म्स हैं। हर टर्म यहाँ पे अपने आप में एक रो को दिखा रही थी, तो कितनी रोज़ हैं टोटल? 10 रोज़। हेंस देयर आर 10 रोज़। ठीक है मित्रों, तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। अब आप होमवर्क में क्या कर सकते हैं? आप होमवर्क में कर सकते हैं भाइयों अपनी NCERT की एक्सरसाइज 5.2 विद एग्जाम्पल्स। एक बार खुद से आपको ये सारे एग्जाम्पल करने हैं, नहीं हो तो वीडियो में से आप देख ही सकते हो सॉल्यूशन। पहले खुद से करना, उसके बाद NCERT की एक्सरसाइज अटैम्प्ट करना। जो भी डाउट हो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 5.2। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, लव यू ऑल। और भाइयों अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर करो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाओ। जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, चलो बाय।